हेलो बच्चों, एग्री रूट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ छंद। कल मैंने आपको रस बताए थे, उम्मीद है कि आपको वो समझ में आए होंगे। आज मैं छंद आपको बताऊंगा कि छंद किसे कहते हैं और बहुत ही सरल परिभाषा में आपको याद करने में सहूलियत होगी। तो देखिए, छंद की परिभाषा क्या होती है। ये तो मतलब पुस्तक में अलग अलग प्रकार से रहती हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल परिभाषा आपके लिए बनाई है कि नियम में बंधी हुई लय युक्त रचना जिसमें यति, गति, तुक, चरण आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। समझ में आई होगी। नियम में बंधी हुई लय युक्त रचना, नियम में बंधे होने का मतलब है नियम के अनुसार, नियम में बंधी हुई लय युक्त रचना जिसमें यति, गति, तुक, चरण आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब आए कि छंद के प्रकार। तो देखिए ये हाँ, छंद के प्रकार से पहले छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो जो अभी मैंने परिभाषा बताई थी आपको, उसमें छंद के अंग ही रहते हैं। जैसे मैंने बताया था, मात्रा, यति, गति, तुक और गढ़, ये सब उसके अंग होते हैं। ये मात्रा क्या होती है? मात्रा जब हम किसी वर्ण, जैसे कोई भी वर्ण हम लिखते हैं, जैसे लेखक लिखा हुआ है, तो इसमें मात्राएं देखते हैं कौन कौन सी, कितनी मात्राएं क्या हैं। तो देखिए, ये एक ही मात्रा लगी हुई है, तो ये दीर्घ है, ये लघु है और ये लघु। इस तरीके से ये मात्राएं लगा देते हैं, ये मात्राएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आया है तुम्हारा यति। यति क्या होती है? जो कोमा लगाते हैं, अल्प विराम जिसे हिंदी उस विराम चिन्ह में कहा जाता है, वही छंद शास्त्र में हम यति कहते हैं। जिस प्रकार से ये अल्प विराम लगा देते हैं, ये यति है। अब गति, गति माने होती है चाल। जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो रुक रुक के नहीं पढ़ते, गति के साथ पढ़ते हैं, तो उसे गति कहते हैं। ये तुक, तुक क्या होती है? जब कोई छंद पढ़ते हैं तो अंत में समान ध्वनि निकलती है, उस समान ध्वनि को ही हम तुक कहते हैं। इसके बाद गढ़ आए हैं, तो गढ़ के लिए मैं थोड़ा सा अलग से आपको बताऊंगा। अब ये तो हुए छंद के अंग। अब छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद वैसे तो मुख्य रूप से जो आपके मतलब के हैं वो दो प्रकार के ही होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। वैसे तो वर्णवृत छंद भी होते हैं और मुक्त छंद भी होते हैं। तो आपके कोर्स में ये मात्रिक छंद और वर्णिक छंद ही हैं। तो देख लीजिए, मात्रिक छंद कौन से होते हैं? वे छंद जिनमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्राओं की संख्या। अब मात्रा किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी वर्ण को बोलने में, किसी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं। तो देखिए, लघु मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? लघु मात्राएं, ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु है, इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। इनकी कितनी मात्रा गिनी जाती है? एक। उसके लिए चिन्ह होता है ये, इसे लघु कहते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋ और चंद्र बिंदी, ये इनकी जब मात्राएं होती हैं तो उन्हें हम लघु मात्रा के लिए ये चिन्ह बना देते हैं और इसे लघु कहते हैं। इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। कितनी मात्रा गिनी जाती है? एक। अब आए दीर्घ मात्राएं। तो दीर्घ मात्राएं कौन सी होती हैं?
दीर्घ मात्राएं, तो देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा तथा संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। ये दीर्घ मात्राएं के लिए वह है। अब दीर्घ मात्रा कौन सी होती है, ये इस तरीके से चिन्ह बना देते हैं। ये दीर्घ मात्रा का चिन्ह है, इसे गुरु कहते हैं। इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं? दो। तो इस तरीके से ये मात्राओं के विषय में जानकारी हुई कि लघु मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और दीर्घ मात्राएं कौन सी। जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि लघु मात्राएं कौन सी होती हैं और दीर्घ मात्राएं कौन सी होती हैं, तब तक अपन छंद पे मात्राएं कैसे लगाएंगे। तो देखिए, अब आप इतनी चीज़ों को याद रख सको तो ठीक है, अन्यथा इतनी चीज़ याद रख लेना कि लघु में ये 5 मात्राएं आती हैं, इनके अलावा सभी पर दीर्घ आती है। अब ये मैंने नीचे लिख दिया है कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण दीर्घ माना जाता है। तो ये कैसे संयुक्त वर्ण समझ में कैसे आएगा? तो संयुक्त वर्ण के लिए जैसे मान लो हमने लिख दिया सत्य, सत्य लिख दिया। अब ये ता या में मिला हुआ है, तो ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण के पूर्व का, मैंने कहा था कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण यदि है तो वो दीर्घ माना जाएगा। तो सा लघु वर्ण है, क्योंकि इसमें छोटा मिला है, इसलिए इस पे वैसे मात्रा कौन सी आनी चाहिए थी? लघु। लेकिन अब इस लघु नहीं आएगी, क्योंकि संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण दीर्घ माना जाता है। तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो इस पे 2 मात्राएं हो जाएंगी और इस पे 1 रहेगी। तो इस तरीके से संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण दीर्घ माना जाता है। ऐसा कहीं संयुक्त वर्ण आ जाता है तो आप उस पर दीर्घ मात्रा लगा देना उसके पूर्व के वर्ण पर। तो ये मात्राएं समझ में आ गई होंगी। तो अब इनको मैं देता हूं। हाँ, अब मात्रिक छंद के बारे में आप समझ गए होंगे कि मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। तो मात्रिक छंद में हम आपको ये ले रहे हैं जो हाई स्कूल इंटर में है वो छंद, अगले पेज में। तो देखिए कौन कौन से हैं। ये जैसे कि दोहा है। अब दोहा की परिभाषा क्या होती है? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 13-11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। आप ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो कि दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में, अब इसमें सम और विषम चरण कौन सा होता है? देखिए, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। तो 4 चरण होते हैं। तो देखिए 1 और 3 ये कैसे हैं? विषम चरण, और ये 2 और 4 सम चरण। तो ऐसे कह देंगे कि इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। चाहे तो आप इस तरीके से परिभाषा दे सकते हैं, या आप पहले जो मैंने बताई थी उसके अनुसार दे सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 13 और 11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब परिभाषा हो गई। अब इस पे मात्राएं लगाने का, देखिए इस पे तो लगी हुई है मात्राएं। चाहो तो कोई और उदाहरण लिख के अपन उस पर परिभाषा मात्रा लगा के बता सकते हैं।
जैसे मान लो ऐसे ही लिख दो, जो अपने दोहे कबीरदास जी के हैं या रहीमदास जी के, किसी का भी ले लो। जैसे रहीमन पानी राखिए, ये यति आ गई। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये आपका एक दोहा का उदाहरण है। अब इसमें मात्राएं गिन के बताते हैं कैसे। देखिए, इसमें रा है, तो रा पे कोई मात्रा नहीं है। जब किसी वर्ण पे कोई मात्रा नहीं होती है तो उस पर छोटे आ की मात्रा मानी जाती है। तो छोटा आ कैसे आता है? लघु मात्रा में। तो इसमें लघु, छोटी ई है तो लघु, माँ पे कुछ नहीं तो लघु, ना पे कुछ नहीं तो लघु, पा बड़ा है तो गुरु, ना पे बड़ी की मात्रा है तो गुरु, रा बड़ा है तो गुरु, खा पे छोटी की मात्रा है तो लघु, और ए पे गुरु। तो इस तरीके से ये मात्राएं लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की मात्राएं लग चुकी हैं एक चरण में। दूसरे चरण में भी लगाते हैं। इसमें छोटी मात्रा है तो लघु, छोटे ऊ की है तो लघु, बड़ा है तो लघु दीर्घ, बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ, और इन पे लघु लघु, और इस पे दीर्घ और लघु। अब देखिए, अपन गिनेंगे इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने परिभाषा में बताया था कि इसके प्रत्येक चरण में 13 और 11 की यति पर, तो 13 हो गई, और इधर देखिए 11 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये अपनी 13 और 11 की यति पर 24 मात्राएं हो गई हैं। इस प्रकार से अपन मात्रा गिन करके वो छंद बता देंगे कौन सा है। और यदि उसमें लिखने के लिए आ जाता है तो आप लिख करके मात्रा लगा दीजिए, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं। तो ये तो हुआ तुम्हारा दोहा। दोहा में यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला छंद आपके कोर्स के अनुसार देखिए कौन सा है। इसमें है क्या? हाँ, तो देखिए, ये चौपाई छंद आ गया है। तो चौपाई किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि यह सममात्रिक छंद है। अभी जो दोहा बताया था उसमें बताया था कि अर्ध सममात्रिक छंद है, और इसको मैं कह रहा हूँ चौपाई सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। तो क्या परिभाषा इसकी हो गई है? चौपाई ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद कहलाता है। तो देखिए, चौपाई ये लिखा है, एहि विधि राम सबहि समझावा, गुरुपद पद्म हर्ष सिर नावा। अब देखिए, इसमें मात्राएं लगाएंगे तो इसमें क्या है, दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होंगी। इसी प्रकार से 4 चरण होते हैं, तो इसमें 2 के लगा के देख लेंगे तो अपने सिद्ध हो जाएगी कि इसमें देखिए। तो इस पे लघु, इस पर भी लघु लघु लघु, दीर्घ लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु। अब देखिए, मात्राएं गिनेंगे तो हो सकता है कम भी हो सकती हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सही निकली हैं। अगर कम ज़्यादा निकलती तो कहीं ना कहीं लिखने में गलती है, या फिर मतलब वो उसके लिए सही नहीं है। तो इसके जितने भी गिनोगे, इनके प्रत्येक चरण में 16-16 होंगी। इसमें भी लगा के देख लो तो इसमें भी 16 निकलेंगे। देखिए, लघु 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 लघु, और ये दोनों गुरु। अब देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से ये 16-16 मात्राएं हो जाती हैं।
ये आपका चौपाई छंद है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है कि ये सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई छंद कहलाता है। और आप इसका एक उदाहरण लिख दीजिए, आपके पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये था तुम्हारा चौपाई छंद। अब अगला छंद, ये इसमें तो दो ही, मतलब हाई स्कूल में दो ही छंद हैं इसमें। अब अगला देखिए, अब आया तुम्हारा, जैसे दोहा का अभी मैंने बता ही दिया, तो दोहा लिखा हुआ है। इसके बाद आता है सोरठा। सोरठा दोहा से विपरीत मात्राएं होती हैं। दोहे में मैंने बताया था कि 13-11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा में क्या होगा, परिभाषा वही है कि यह अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में, अब इसमें क्या मात्राएं विपरीत हो जाएंगी, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं, जबकि मैंने दोहे में कितनी बताई थी, 13-11 की यति पर। तो ये दोहा का विपरीत मात्राएं होती हैं इसमें दोहे से। तो इसका देखिए उदाहरण, ये लिखा है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहस करुणा एन चिते जान की लखन तन। ये सोरठा का उदाहरण है, और इसमें अंत में तुक नहीं मिलती, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, अंत में जैसे इसमें लिखा है, देखिए अटपटे और लखन तन, तो ये तुक नहीं मिल रही है। जबकि देखिए इसमें दोनों में तुक मिल रही है। सुधारी चारी, तो आरी हरी लास्ट में आ रहा है, तो ये तुक मिल रही है, और इसमें तुक नहीं मिलती है। तो सोरठा की परिभाषा समझ में आ गई। यह अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं, और अंत में तुक नहीं मिलती है। और इस तरीके से आप उसके लिए एक उदाहरण लिख सकते हो। जैसे ये उदाहरण लिखना चाहो तो ये लिख दो, ये नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरा कोई आपको जो सरल लगे उसको याद करके आप उसमें लिखाना, तो आपको सही नंबर मिल जाएंगे। तो ये हुआ सोरठा छंद। अब इसके बाद अगला है, देखिए इसके जो इंटर में जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से है कवित्त छंद। ये कवित्त छंद क्या है, कवित्त वर्णिक में आ जाता है। तो वर्णिक छंद क्या है, मैंने बताए नहीं थे, वे छंद जिनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो वर्णिक छंद का एक उदाहरण आपके पास आया है कि कवित्त छंद किसे कहते हैं। तो देखिए यह वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 16-15 की यति पर, इसके प्रत्येक चरण में 16-15 वर्णों की यति पर कुल 31 वर्ण होते हैं। ये परिभाषा इसकी हो गई। ये वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-15 की यति पर 31 वर्ण होते हैं। अब इसमें क्या है, वर्ण गिनेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक या फिर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, है ना, लिख के आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से। देखिए इसमें है, इसमें लिखा है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की उद्धव के आवन की सुधि ब्रज ग्वालन में सुधि ब्रज ग्वालन, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज ग्वालन में पावन जब लगी। देखिए इतना अपन एक लिख दिया है उदाहरण। तो अब देखिए मैंने बताया था कि ये वर्णिक छंद है, और इसमें
इसके प्रत्येक चरण में 16-15 की यति पर 31 वर्ण होंगे। इसमें मात्राएं नहीं लगाई जाएंगी क्योंकि ये वर्णिक छंद है, तो वर्ण गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हो गया। अब इसमें 15 ही होंगी। पहले चरण में कितनी होती हैं? 16 और दूसरे में 15, ऐसे मिला करके 31 वर्ण होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ऊपर 16 और नीचे 15, कुल मिलाकर के 31 वर्ण हो गए। तो ये अपना कवित्त छंद हो गया। ठीक है, कवित्त छंद समझ में आ गया है कि इसमें इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 की यति पर 31 वर्ण होते हैं, और मैंने उदाहरण लिख करके आपको समझा दिया। इसमें कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है क्योंकि ये वर्णिक छंद है। इसमें सिर्फ वर्ण गिने जाते हैं और वर्ण यदि सही हो जाते हैं तो उसका उदाहरण सही है। इसके बाद आपके कोर्स में अगला छंद है, कौन सा है? सवैया। सवैया क्या है? ये भी समवृत्त वर्णिक छंद है, और सवैया की परिभाषा होती है कि इसके 22 से लेकर 26 तक वर्णों का वृत्त होता है, सवैया कहलाती है। सवैया कई प्रकार की होती है, तो अपने सिलेबस में ये 1 या 2 सवैया के उदाहरण इसमें परिभाषाएं हैं। तो कौन कौन सी है? पहली सवैया है मत्तगयंद सवैया। मत्तगयंद सवैया। मत्तगयंद सवैया की परिभाषा क्या होती है? मत्तगयंद सवैया की परिभाषा होती है कि यह वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण और 7 भगड़ होते हैं, और अंत में 2 गुरु शेष बचते हैं। अब समस्या यहाँ आ गई है कि मैंने अभी आपको गढ़ के विषय में नहीं बताया, तो पहले देख लीजिए, मैं आपको गढ़ के विषय में बता देता हूँ, गढ़ क्या है और किसे कहते हैं, तो उसके बाद फिर ये सवैया अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगी। तो देखिए गढ़ क्या होते हैं। गढ़ की परिभाषा है कि 3 वर्णों के विशेष समूह को गढ़ कहते हैं। अगर परिभाषा गढ़ की आ जाती है तो क्या बताओगे? कि 3 वर्णों के विशेष समूह को गढ़ कहते हैं। ये तो गढ़ की परिभाषा हो गई। अब गढ़ बनते कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र लिख रहा हूं यहाँ पे। आप लोग सब गढ़ सीख जाओगे, क्योंकि ये सूत्र उसमें लगा देना तो अपने आप ये सब गढ़ बनते चले जाएंगे। सूत्र है या मा आ रा ज भा न सा ल गा। ये गढ़ सूत्र हो गया है। ये गढ़ सूत्र है, इसे दशाक्षर भी कहते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया दशाक्षर भी कहते हैं, क्योंकि एक बार पेपर में पूछा गया था कि दशाक्षर किसे कहते हैं, तो मतलब बताया नहीं होगा, तो बहुत से बच्चों ने गलत किया था। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो गढ़ सूत्र होता है उसे दशाक्षर भी कहा जाता है, उसका नाम दशाक्षर है। अब देखिए गढ़ सूत्र से गढ़ किस प्रकार बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत से बच्चों के लिए एकदम नई सी बात रहती है। क्योंकि ये गढ़ कई मतलब विद्यालयों में टीचर क्या है थोड़ा सा जल्दी में बता देते हैं, या कुछ नहीं जैसे भी बताया मतलब वो नहीं समझ में आ पाते हैं। तो आज आप बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से सीख जाओगे। तो देखिए गढ़ कितने होते हैं? गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इनको, और आज के बाद आप भी इसको बड़ी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसका पहला पहला वर्ण लेते जाएंगे और गढ़ गढ़ लिखते जाएंगे। तो देखिए पहले क्या है, या बना हुआ है तो या गढ़ बन जाएगा। इसके बाद माँ बना हुआ है तो मगढ़ हो जाएगा। इसके बाद ता बना हुआ है तो तगड़ हो जाएगा।
इसके बाद रा बना हुआ है तो रगड़ हो जाएगा। इसके बाद जा बना हुआ है तो जगड़ हो जाएगा। और इसके बाद भा लिखा हुआ है तो भगड़ हो जाएगा। और इसके बाद ना लिखा हुआ है तो नगड़ हो जाएगा। और आगे लिखा हुआ है सा तो सगड़ हो जाएगा। ये आपके 8 गढ़ हो गए हैं। अब गढ़ के नाम तो हो गए हैं, इस पर किस गढ़ में कितनी मात्राएं होती हैं इसके लिए अभी हम और इसमें आगे चलेंगे तो इस तरीके से फिर ये पता चल जाएगा कि ये कैसे मात्राएं होती हैं। तो देखिए अभी तक मैंने क्या एक एक वर्ण उठाया था, अब 3-3 वर्ण लेंगे। तो ये 3 वर्ण यहाँ पे लिख दिए, या माता लिख दिया। अब इधर को बढ़ते जाएंगे और इधर छोड़ते जाएंगे। तो अब यहाँ से लेंगे इधर तक मातारा हो गया। अब माँ को भी छोड़ देंगे ताराज, तो ताराज हो गया। ठीक है, अब ता को भी छोड़ देंगे राजभा, तो यहाँ राजभा हो गया। इसी प्रकार से रा को भी छोड़ देंगे तो जभान हो जाएगा। जा को भी छोड़ देंगे तो भानस हो जाएगा। भा को भी छोड़ देंगे तो नस्ल हो जाएगा। और इधर ना को छोड़ दिया तो सलगा हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा, पहले 2 वर्ण बचे थे तो शायद आप सोच रहे होंगे कि सर 2 क्यों छोड़ दिए हैं, इसीलिए वो 2 थे कि ये यहाँ उपयोग में आते। अब देखिए इन पे आप मात्रा लगाना तो आपने सीख ही लिया है, तो आप देखना इस पे कैसे लगाओगे मात्रा। देखिए इस पे लघु गुरु गुरु, तो लघु गुरु गुरु, ये इसकी मात्राएं हो गई अगड़ की। अब मातारा लिखा हुआ है तो इस पे गुरु गुरु गुरु, तो देखिए गुरु गुरु और गुरु। इस पे गुरु गुरु लघु, इस पे देखिए गुरु लघु गुरु, इस पे लघु गुरु लघु, ये गुरु लघु लघु, ये लघु लघु लघु, और लास्ट में है सलगा, इस पे होगा लघु लघु गुरु। तो ये इनकी मात्राएं हो गई हैं। तो इसकी ये गढ़ आपको लिख दिए हैं। अब मैं अभी आपको समझा रहा था कि सवैया किसे कहते हैं और सवैया के विषय में। तो देखिए हम आपको सवैया यहाँ दिखा रहे हैं, ये सवैया लिखी हुई है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए इसमें और इधर को कर देते हैं। सवैया, सवैया वर्णिक छंद है, और इसमें जो सवैया की परिभाषा होती है वो ये है कि यह वर्णिक छंद है, समृद्ध छंद है, और इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्णों का वृत्त होता है, वो सवैया कहलाती है। सवैया कई प्रकार की होती है, तो अपने सिलेबस में दी गई है मत्यगयंद सवैया। मत्यगयंद सवैया की परिभाषा क्या होती है कि यह वर्णिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगड़ होते हैं, और अंत में 2 गुरु शेष बचते हैं। तो देखिए भगड़ अभी आपको ये गढ़ बताए थे, तो गढ़ देख लीजिए। भगड़ इसमें कौन सा है, देखिए भगड़, तो भगड़ की इस तरीके से मात्रा होती है गुरु लघु लघु। अब इस पे इसी प्रकार की ये मात्राएं लगाएंगे, और अगर सही निकलती हैं तो अपना उदाहरण सही है, और अगर नहीं मतलब निकल रही हैं तो ये अपना सही नहीं है। तो अब इस पर मात्रा लगा के मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और तो इससे क्या है, थोड़ा मात्रा आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। देखिए इस पे मात्राएं लगाएंगे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद श्री सुख व्यास रटे
पचहारे ताऊ पुन पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरियाँ छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो ये सवैया है और मत्स्य गंध सवैया का उदाहरण है। अब इसमें अपन पहले तो वर्ण गिनेंगे, क्योंकि उसमें बताया गया था परिभाषा में कि 23 वर्ण होते हैं। 23 वर्ण हैं या नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो ये 23 वर्ण हो गए हैं। अब अपन इस पर मात्रा लगा करके ये देखेंगे कि कितने कौन सा गढ़ है और कितने गढ़ आ रहे हैं। तो देखिए इसमें बताया गया था कि इसमें 7 भगड़ होते हैं। तो 7 भगड़ होते हैं, किस तरीके से मात्रा लगा के देखते हैं। 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु। तो देखिए गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु 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 और गुरु गुरु। अब देखिए 1 भगड़, 2 3 4 5 6 और 7 भगड़ हो गए और अंत में ये 2 गुरु शेष बच गए हैं। अपना उदाहरण सही है, इसीलिए ये इस तरीके से ये सब मात्राएं वगैरह सब सही आ गई हैं। बस इस तरीके से आप इनको जो भी पेपर में पूछा जाता है उसके बारे में आप बता दीजिए। सरल भाषा में लिखोगे, इस तरीके की भाषा में लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और आगे अब रुबाइयाँ, ये छंद अभी पहले नहीं था तो अभी आया है, इसलिए देख लो इसको। ये क्या है, रुबाइयाँ क्या है कि ये अरबी भाषा का शब्द है और ये क्या है, रुबाइयाँ उर्दू फारसी की एक छंद शैली होती है जिसमें 4 चरण होते हैं। और कैसे, समृद्ध 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा समृद्ध होता है और तीसरा जो चरण बचता है वो अलग होता है, यानी वो अतुकांत होता है, उसमें तुक नहीं मिलती। मतलब पहले, दूसरे और चौथे में तुक मिलती है और इसके तीसरे चरण में तुक नहीं मिलती है, इसलिए ये रुबाई छंद कहलाता है। देखिए इसका उदाहरण लिखा भी हुआ है, और नहीं तो दूसरा लिख देते। इस पे लिखा हुआ है कि जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला। देखिए तुक मिलती जा रही है। अब तीसरा चरण आ गया है, इसमें अंत में तुक नहीं मिलेगी कि जितनी उर की भावुकता हो उतनी सुंदर साकी है। देखिए ये आला आला इसमें आ रहा था। और लास्ट देखिए, जितना हो जो रसिक उसे है उतनी रसमय मधुशाला। तो देखिए इसमें तुक मिल रही है, इसमें तुक मिल रही है और इसमें, लेकिन इसमें तुक नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा अगर कहीं उदाहरण है तो ये काय का है, रुबाइयाँ छंद का उदाहरण है। और इस तरीके से आप उसमें परिभाषा बता देना कि रुबाइयाँ उर्दू फारसी की एक छंद शैली होती है जिसमें 4 समृद्ध चरण होते हैं, जिसके पहला, दूसरा और चौथे चरण में तुकांत होते हैं जे, और उसका जो तीसरा चरण होता है वो अतुकांत होता है। और उसका उदाहरण ये लिख दीजिए, या अन्य दूसरा कोई सरल आपको लगे तो वो लिख करके आप उस तरीके से आप अपने पेपर में हल कर दीजिए, आपको बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यही चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। और ये अपनी भाषा में, अगर परिभाषा में आप ये लिख दोगे तो बहुत ही मतलब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप किताब की भाषा लिखोगे तो थोड़ा सा उसमें कहीं गलतियां भी हो जाती हैं, और अपनी भाषा में लिखोगे तो वो आसानी से जांचने वाले को भी समझ में आता है और लिखने वाले के लिए भी अच्छा रहता है। इसीलिए आप इस तरीके से उनको लिख करके कर सकते हैं। आज मैंने ये छंद के विषय में आपको बताया है, कल अलंकार बता देंगे और धीरे धीरे करके 2-3 दिन में आपका ये सारा सिलेबस जो पूरा करवा देंगे। धन्यवाद।